हाय एवरीवन, आई एम अभिनव एंड वेलकम टू अभी साइंस। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से और हम लोग सीखेंगे इसकी थियरी फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ नीट और एम्स के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो भी आज तक आए हैं और कहीं ना कहीं उसमें एनसीईआरटी का टच है, वो सारे हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये चैप्टर आता है या नहीं आता फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर आपको ये चैप्टर आता है तो आप सीधे क्वेश्चंस पे जाइए, और अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो आप थियरी मेरे साथ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एंड में आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज मैंने प्लान किया है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले चैप्टर में हम लोग एक इंट्रो देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है। उसके बाद फिर हम लोग उसके अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह से हम लोग बायोलॉजी को पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग सेल को डिफाइन करते हैं और क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सेल थियरी, और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डिस्कवरीज हुई जिनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई रिगार्डिंग सेल। फिर हम लोग वही नीट और एम्स के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और फिर एनसीईआरटी हाइलाइट्स देख के हम लोग रिकैप करेंगे और फिर मैं आपको सरप्राइज रिवील कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी एक टर्म है जो कि सिर्फ दो टर्म से मिलकर बनी है। पहला टर्म है बायो और दूसरा टर्म है लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग, और लॉजी का मतलब होता है लॉजिक या स्टडी करना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ स्ट्रीम ऑफ साइंस in which we study about life and the processes responsible for it. जिस तरह साइंस में बायोलॉजी एक स्ट्रीम है, उसी तरह बायोलॉजी को भी हम लोग दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्शन जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं जूलॉजी, और दूसरे सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, इसको कहते हैं बॉटनी। जू मतलब एनिमल्स होते हैं, तो इसमें हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और जो बच गया उसमें हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे साइड में एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें मैंने दिखाया है कि एक एटम और एक सेल काफी सिमिलर है लेकिन अलग अलग फील्ड्स में। अगर हम बात करें तो एटम सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट है अगर हम लोग केमिस्ट्री के टर्म्स में देखें, और ये अगर हम लोग सेल की बात करें तो वो बायो के टर्म्स में सबसे छोटी यूनिट है, और उसके नीचे कहीं भी बायो की मतलब शुरुआत नहीं होती, लाइफ की शुरुआत नहीं होती। सेल इन बायोलॉजी is synonymous with an atom in chemistry। ये एनालॉजी आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या तरीके से हम लोग बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आती है इसमें रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट मतलब क्या होता है? रिडक्शनिस्ट जो वर्ड है ये आता है रिड्यूस वर्ड से। मान लीजिए मेरे पास ये प्लेन है, और इस प्लेन को स्टडी करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसके विंग्स को अलग स्टडी करता हूं, इसके केबिन को अलग, इसके व्हील को अलग स्टडी करता हूं, और लास्ट में मैं फिर सबको क्या करूंगा, एक साथ स्टडी कर लूंगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट्स को स्टडी करा और मैंने कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं करा, तो मैं कहूंगा कि मैंने रिडक्शनिस्ट अप्रोच यूज की। तो यहां हम लिखेंगे एन अप्रोच टू स्टडी बायोलॉजी in which we use physico-chemical processes to understand
constituents of an organism in biology. मान लीजिए एक अमीबा है, उसकी स्टडी मुझे करनी है, तो मैं उस अमीबा को तोड़ के उसके सारे सेलुलर कंपोनेंट्स को निकालूंगा और मुझे उसमें मेजरली मिलेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स। तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से लिंक्ड है, तो मुझे उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो मैं केमिस्ट्री का यूज करके उनको समझ सकता हूँ। अगर बात रही कि मैंने उसको पंचर किया तो उससे जो चीजें बाहर निकली तो डिफ्यूजन हुआ, या फिर मुझे स्टडी करनी है कि कोई चीज की कॉन्सेंट्रेशन किसी सेल के अंदर कितनी है और बाहर कितनी है, तो मैं वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को स्टडी कर सकता हूँ, जो कि कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड है, और वो डिफ्यूजन वगैरह भी हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को यूज करके हम लोग इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स को स्टडी कर रहे हैं। इसी को कहते हैं हम लोग रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, इसमें हम लोग फिजिको केमिकल अप्रोच का यूज करते हैं, मतलब हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री की यूज से बायो को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज होलिस्टिक अप्रोच। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने सब चीजों की इंडिविजुअल स्टडी कर ली, अब मुझे जानना है कि ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। सपोज कीजिए आपने एक अमीबा की स्टडी करी और आपने उसके सारे मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर लिया, उसके ऑर्गेनेलिज को स्टडी कर लिया। अब आपको देखना है कि ये एज अ होल कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो आपको उसको एज अ होल ऑब्जर्व करके उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। इसे हम लोग लिखेंगे an approach to study biology in which we use complete organism to study interactions between the constituents. और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सॉरी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने सारे कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस विंग को स्टडी किया, मैंने इस केबिन को स्टडी किया, मैंने इस विंडोज को स्टडी किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये आपस में किस तरह इंटरेक्ट करके फ्लाइट ले रहे हैं और किस तरह ये विंग्स ऊपर नीचे मूव कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ केबिन कंट्रोल। तो मेरी स्टडी इनकम्प्लीट रह गई और मैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पाऊंगा या फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर कर पाऊंगा रिगार्डिंग द फ्लाइट ऑफ दिस एरोप्लेन। तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि किस तरह ये फ्लाइट ले रहा है, तो मुझे इंडिविजुअल्स को स्टडी करने के बाद फिर मुझे वापस से इनके इंटरेक्शंस को स्टडी करना पड़ेगा एज अ होल, तो मैं सीख पाऊंगा कि किस तरह ये फ्लाइट ले पा रहा है। इसलिए ये काफी ज्यादा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है विद रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे साइंटिस्ट ऑफ द यूनिट, जिनका नाम है GN रामचंद्रन जी। इनका नाम है GN रामचंद्रन। ये किस चीज पर काम कर रहे थे? ये काम कर रहे थे कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बायोपॉलिमर्स, और इसमें भी ये स्पेशली प्रोटीन पे काम कर रहे थे। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक्चुअली में एक फिजिक्स के स्टूडेंट थे और बायो से इनका कोई नाता नहीं था शुरू से, और इनको अचानक से किसी को देखकर बायो में इंटरेस्ट आता है। अगर आप पहला पैरा पढ़ोगे जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है साइंटिस्ट वाले में, तो आपको दिखेगा कि ये बीएससी फिजिक्स से आते हैं और ये टॉपर थे अपने यूनिवर्सिटी के, वही यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के। अगर हम इनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल दिया था। ही यूज्ड अ सेल्फ मेड प्लॉट, रामाचंद्रन प्लॉट to determine the triple helical structure of collagen.
और ये जो इनका पेपर था जिसमें इन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया, वो दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ, जिसका नाम है नेचर। पब्लिश्ड इन नेचर। अब अगर ये बायो के स्टूडेंट नहीं थे तो किसी ना किसी से तो इनको मोटिवेशन जरूर से मिली होगी, और उस आदमी का नाम था लिनस पॉलिंग। ये खुद प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, और ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स पे काम कर रहे थे, जो हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट, बीटा शीट, और इसी से इनका फाउंडेशन बना था बायो में, और इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहली बात कि सेल को एक्चुअल में सेल क्यों कहते हैं, तो हम लोग इसको एक स्टोरी के थ्रू देखेंगे। समझ लीजिए, एक साइंटिस्ट है, इनकी कहानी है। साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, कुछ लेंसेज लिए, उनको ऑर्गेनाइज करा और खुद का माइक्रोस्कोप बिल्ड किया, और इन्हें इस माइक्रोस्कोप को टेस्ट करने के लिए एक स्पेसिमेन चाहिए था। इन्होंने क्या किया, एक कॉर्क का स्लाइस लिया और उसको उस लेंस के अंदर डालकर ऑब्जर्व करने लगे कि इसमें क्या है। तो उसी दौरान इन्हें दिखा कि अरे इसके अंदर तो कुछ हेक्सागोनल पैटर्न्स बने हैं। तो उन हेक्सागोनल पैटर्न्स को देख के इन्हें लगा कि ये छोटे छोटे रूम जैसे दिखाई दे रहे हैं, और वही छोटे रूम का मतलब होता है, छोटे खाली रूम का मतलब होता है सेल्स। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व कॉर्क स्लाइस, और इनको ये चीज कुछ इस तरह दिखाई दी। छोटे खाली रूम जैसी। लेकिन ये खाली क्यों थे, क्योंकि ये जो सेल्स थे, कॉर्क के सेल्स, ये एक्चुअल में डेड सेल्स थे और इनमें कुछ भी चीज भरी हुई नहीं थी। दीज वर एक्चुअली डेड सेल्स। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये भी इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे लिविंग सिस्टम में कुछ डेड सेल्स भी होते हैं। अगर आप देखें तो ये जो नेल के ऊपर वाले टिप्स होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं डेड सेल्स होते हैं, और ये इनसे हमें कोई भी मतलब फायदा नहीं होता है। इन्हें हम कट भी करते हैं, इसलिए हमें कोई पेन भी नहीं होता है। तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में डेड सेल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यूनिट। अब मैं बताऊंगा आपको कि एक सेल को यूनिट क्यों कहते हैं। यूनिट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट थिंग, स्मॉलेस्ट थिंग। तो क्या सेल सबसे छोटी चीज है दुनिया की, उसके नीचे कुछ नहीं है? उसके नीचे तो है, लेकिन बायो में उसके नीचे कुछ भी नहीं है, और उसके नीचे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल मतलब क्या, वही सेम चीज कि अगर इससे ज्यादा कोई छोटी चीज है तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती नेचर में। जिस तरह एक एटम मिनिमम रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री में टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उसी तरह एक सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, और उसके नीचे कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इट इज द मिनिमम amount of matter that can sustain life। क्या अगर किसी चीज में लाइफ है तो क्या वो बेसिक सारे फंक्शंस को कर रहा होगा जो कि उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए? करना तो चाहिए, नहीं तो फिर वो जिंदा तो नहीं रह सकता। तो हम लोग लिखेंगे इट कैन ऑल्सो डू ऑल द नेसेसरी नेसेसरी फंक्शंस टू सर्वाइव। और इसी कारण से ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इट कैन एग्जिस्ट
independently. उसके बाद फिर अगला सवाल है कैन अ सिंगल सेल सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। तो इसका जवाब मेजरली तो हाँ है, लेकिन अगर हम लोग बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में तो ये पार्शली यस है। ट्रू और यूनिसेलुलर, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। लेकिन ये चीज एग्जैक्टली सही नहीं है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ट्रू बट पार्शली। और मल्टी सेलुलर लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं अपने इस हाथ से एक मसल का सेल बाहर निकालूं और उस मसल सेल को मैं एक लैब में कल्चर में ग्रो करूं और फिर मैं उससे कल्चर से एक मसल सेल बाहर निकालूं और उससे मैं इंडिपेंडेंटली छोड़ दूं, तो वो कुछ देर बाद मर जाएगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी में हर सेल स्पेशलाइज हो जाता है और स्पेशलाइज होने के बाद वो एक स्पेसिफिक काम करने लगता है और वो बाकी चीजों में उतना अच्छा नहीं होता कि वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पाए और उसको अपने इन्वायरमेंट से कुछ इनपुट चाहिए होते हैं। जिस तरह मैंने मसल सेल को कल्चर किया, उसको अब कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए जैसे ब्लड के थ्रू, उसे ऑक्सीजन चाहिए, वो खुद से ये चीजों को इनटेक अच्छे से नहीं कर सकता, इसलिए वो कुछ देर बाद उसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे डिस्कवरीज में सबसे पहले डिस्कवरी हमें देखनी है डेड सेल की, जो हम लोगों ने देखा रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक 1665, ऑल्दो डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ सेल को सबसे पहले देखा था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, और इनके साथ बड़ी मजेदार कहानी हुई थी। इनके साथ एक्चुअल में हुआ यह था कि ये एक लेक के सामने बैठे हुए थे और इन्हें दिखाई दिया कि लेक के जो साइड वाले एरिया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ग्रीन ग्रीन पार्टिकल्स थे। इन्होंने क्या किया, उससे एक सैंपल निकाला और उसको अपने लैब ले गए। लैब में जाकर के जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में उसे देखा तो देखा अरे इसमें तो भाई कुछ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं पानी में, और वो हरे हरे मॉलिक्यूल इन्हें दिखाई दिए। तो इन्हें लगा ये कुछ छोटे छोटे एनिमल्स जैसे मॉलिक्यूल है जो कि मूव कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा उनको एनिमलक्यूल्स। और इन्होंने किन किन चीजों को ऑब्जर्व करा? इन्होंने ऑब्जर्व करा ह्यूमन आरबीसी को, इन्होंने ऑब्जर्व करा बैक्टीरिया को, और इन्होंने ऑब्जर्व करा ह्यूमन स्पर्म को। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने करा। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था रॉबर्ट ब्राउन साहब, रॉबर्ट ब्राउन। अब हम लोग आगे देखेंगे व्हाट इज थियरी एंड व्हाट इज हाइपोथेसिस। दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, एक दूसरे से काफी लिंक्ड है। अगर मान लीजिए मुझे एक ऑर्गेनिज्म दिखता है और मैं उसके बारे में कुछ जनरलाइज्ड टर्म देने की कोशिश करता हूं कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसा करता है, और मेरे पास उसके पास अभी तक कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं है, तो उसे मैं कहता हूं कि ये एक एजुकेटेड गेस है और इसमें अभी बहुत ज्यादा एविडेंस हमारे पास नहीं। हम लोग लिखेंगे एजुकेटेड गेस, इसे हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस। और फिर हम लोग लिखेंगे कि इसमें लिमिटेड एविडेंसेस होते हैं, लिमिटेड एविडेंसेस एट बैक एंड। वही जब एक हाइपोथेसिस को बहुत अच्छा और बहुत सफिशिएंट साइंटिफिक एविडेंसेस मिल जाता है और वो एक लॉ टाइप का बनने लग जाता है, मतलब वो काफी सही हो जाता है और उसमें एरर के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये एक थ्योरी है। एक्चुअल रियलिटी, a lot of scientific evidences
at the back end. अब हम लोग देखेंगे कि सेल थ्योरी क्या होती है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। दो साइंटिस्ट थे और दोनों थे जर्मनी के, जर्मन साइंटिस्ट। एक थे उसमें बॉटनिस्ट और एक थे उनमें जूलॉजिस्ट। जो बॉटनिस्ट थे वो काम कर रहे थे प्लांट्स पे, और करना भी चाहिए क्योंकि बॉटनिस्ट है। ये जो जूलॉजिस्ट है ये काम कर रहे थे एनिमल्स पे, और करना भी चाहिए क्योंकि ये एक जूलॉजिस्ट है। लेकिन ये जो जूलॉजिस्ट थे ये थोड़े चालाक थे, ये कुछ प्लांट्स पे भी काम कर रहे थे। नाम अगर हम लोग देखें तो इनका नाम था मेथियास लीडेन और इनका नाम था थियोडोर श्वान। किस तरह याद रखेंगे? मेथी जो होती है वो एक वेजिटेबल होती है, तो मेथी प्लांट हो गई। और श्वान सेल जो होता है हम लोग जूलॉजी में पढ़ते हैं इन द न्यूरॉन वाला चैप्टर। उसके बाद फिर हम लोग अब देखेंगे कि किसने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी। अगर हम लोग देखें मेथियास लीडेन के बारे में, तो इन्होंने देखा कि अरे एक अगर टिश्यू है प्लांट के अंदर तो उसमें एक टिश्यू में बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं। और टिश्यू इन प्लांट is made up of so many of multiple types of cell of cells। और एनिमल में इन्हें ऐसा दिखाई दिया कि जो एनिमल सेल है उसकी जो सबसे बाहर की डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन है किसके लिए? एनिमल्स के लिए। और इन्होंने ऑब्जर्व करा कि सेल वॉल जो है वो यूनिक फीचर है प्लांट्स का, और ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर कवर है प्लांट्स के लिए। और फिर इन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी को प्रपोज किया। इन्होंने कहा, और ये जो हाइपोथेसिस है ये दी थी हमारे श्वान अंकल ने। इन्होंने कहा हाइपोथेसिस दी, मतलब उतना अभी सॉलिड एविडेंस इनके पास नहीं है, बस ऊपर ऊपर से ये एजुकेटेड गैस मार रहे हैं। हाइपोथेसिस दी, ऑल ऑर्गेनिज्म, अगले पेज पे लिखते थियोडोर श्वान इन्होंने गेस किया और हाइपोथेसिस दी, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। फिर बाद में अभी भी इन्हें एक चीज अभी तक समझ नहीं आई थी कि किस तरह नए सेल्स आ रहे हैं, और यही दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी प्रपोज करी। किन किन ने? इसको दिया था थियोडोर श्वान और मेथियास लीडेन। अभी भी इन्हें ये नहीं पता था कि किस तरह नए सेल्स आ रहे हैं, और इस चीज को कंप्लीट करने के लिए आए रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया और इन्होंने बताया कि किस तरह पुराने सेल से नए सेल्स आ रहे हैं। इन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है न्यू सेल्स
arise from pre-existing cells। मतलब जो भी नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से ही बनते हैं। उसके बाद अब हम लोग दो अच्छे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो शायद आपको कहीं ना मिले। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ कॉमन यूनिट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। इसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक माइक्रोमीटर, और फिर हम लोग देखेंगे एक एंगस्ट्रॉम। एक माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसको यूज करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे व्हाई एनिमल्स कैन नॉट हैव अ सेल वॉल। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स में ग्रोथ काफी फास्ट होती है, और इसलिए वो एक रिजिड सेल वॉल अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं तो फिर इनमें भी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें कि प्लांट्स में जिस तरह से ग्रोथ होती है और एनिमल में जिस तरह से ग्रोथ होती है, दोनों में काफी ज्यादा अंतर है, और इसलिए एनिमल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हो और उससे सेलेक्टिव डिफ्यूजन हो। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन है। डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन, और ये जो होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। परमिएबल होती है, और इसके कारण क्या होता है, जो अंदर की जो केमिकल कंपोजिशन है वो कंट्रोल्ड रहती है, और वो कुछ भी रैंडम डिफ्यूजन इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो कुछ गिने चुने मॉलिक्यूल्स ही अंदर जा सकते हैं और कुछ गिने चुने मॉलिक्यूल्स ही बाहर आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट बाउंड्री। अब हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी रीडिंग पे। सबसे पहले हम लोग ये वाले पेज को स्किप करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगले वाले पेज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जीएन रामाचंद्रन जी, जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में काम कर रहे थे, और ये कन्फर्मेशनल एनालिसिस मतलब 3D स्ट्रक्चर डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे बायोपॉलीमर्स की। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हेलिकल स्ट्रक्चर का ट्रिपल स्ट्रक्चर इन्होंने मतलब पब्लिश करा था नेचर के जर्नल में, और इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट को यूज किया था उसी चीज को करने के लिए। लिनस पॉलिंग से ये कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए थे, और इनकी पब्लिकेशंस थे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट पे, और इसी के कारण इनका इनिशियल इंटरेस्ट डेवलप हुआ था बायोलॉजी में। अगर हम लोग देखें चैप्टर की स्टार्टिंग में, तो हमें दिखेगा कि क्या चीज है जो कि लिविंग को लिविंग बनाती है और नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करती है। अगर हम लोग देखें तो सबसे बेसिक यूनिट जो है वो सेल है लाइफ की, और सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के ही बने हैं। सेल क्या होता है? सेल जो है एक यूनिसेलुलर या फिर एक एंटिटी है जो कि बायोलॉजी की नींव तैयार करता है। अगर हम लोग देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जो कि जीवित रहने के लिए चाहिए। एसेंशियल फंक्शंस ये परफॉर्म कर सकते हैं लाइफ के। कुछ भी एक सेल से छोटा कभी भी कंप्लीट इंश्योर नहीं कर सकता कि वो इंडिपेंडेंट लिविंग हो सकता है। लेस देन अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर हम लोग बात करें एंटोन वैन लियोनहॉफ की, तो इन्होंने एक लाइव सेल देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा था, और फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिटेल्स रिवील हुए। अब आता है सेल थ्योरी। इसमें हम लोग देखते हैं मैथियास लीडेन, जिन्होंने जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, और उसके बाद फिर थियोडरे श्वान जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ये काम कर रहे थे, जूलॉजिस्ट जो थे ये काम कर रहे थे एनिमल्स पे, और ये जो बॉटनिस्ट है ये काम कर रहे थे प्लांट्स पे। इन्होंने कहा कि अलग अलग सेल्स जो है वो टिश्यू बनाते हैं प्लांट्स में, और उसके बाद फिर हमारे जो जूलॉजिस्ट थे थियोडरे श्वान, इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एज अ डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन इन एनिमल्स, और प्लांट में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है एज द आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद फिर श्वान साहब ने हाइपोथेसिस दी कि जो बॉडीज है एनिमल्स और प्लांट्स की वो कंपोज है सेल की और उनके प्रोडक्ट्स की। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस थी इससे ये नहीं पता चल रहा था कि नए सेल्स कैसे बन रहे हैं,
उसको बताने के लिए रुडोल्फ वर्चो साहब आए। रुडोल्फ वर्चो 1855 में, डेट अगर आपको देखनी हो तो देख सकते हैं, वैसे पूछी नहीं जाती है, 1855। और इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और इन्होंने फाइनल शेप दिया सेल थियरी को। इसमें सारी चीजें अब हम लोग को क्लियर थी कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल और उनके प्रोडक्ट्स के बने हैं, और सारे सेल जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है, द कंसेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला ई सेलुला was given by, regarding cell division was proposed by। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला हमने अभी देखा कि ये दिया गया था अरिस्टोटल के द्वारा, रुडोल्फ वर्चो, थियोडोर श्वान या स्लीडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नेम ऑफ स्लीडन एंड श्वान आर एसोसिएटेड विद। पहला ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, दूसरा ऑप्शन है सेल लीनिएज, तीसरा है सेल थियरी, और चौथा है न्यूक्लियस फंक्शंस एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो सबसे पहले स्लीडन और श्वान, इन्होंने दिया था सेल थियरी की हाइपोथेसिस, तो आंसर आएगा इसका सी। अगला सवाल, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू, तो हम लोग लिखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर्स, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर्स। यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, और फिर यह आएगा 1 एंगस्ट्रॉम बाय 1 माइक्रोमीटर्स इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 सॉरी -10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.0001 माइक्रोमीटर्स। आंसर आएगा सी। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। ये एक एम्स का सवाल है, तो रॉबर्ट हुक तो नहीं होगा यार, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डेड सेल को देखा था, वो भी खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो नहीं बनाया था। ये सेकंड ऑप्शन है नॉल एंड रस्का, ये हमें नहीं पता, तो अभी हम छोड़ के चलेंगे। अगला ऑप्शन है पाश्चर, ये भी हमें उतने अच्छे से नहीं पता, तो आगे बढ़ेंगे। श्वान एंड स्लीडन, तो ये हमें पता है कि ये इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, और उस समय भी उतना एडवांस माइक्रोस्कोपी नहीं हुई थी, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। लुईस पाश्चर साहब ने पैस्चराइजेशन दिया था, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर आएगा डी। आप इस सवाल को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर अगला सवाल है, अ प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, तो क्या एक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है? तो इसमें आएगा, क्या ट्रू न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है? नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है? नहीं होती है, तो आंसर आएगा डी। अगला सवाल, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एम्स के कुछ अच्छे असर्शन रीजन। सबसे पहला सवाल, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, बिल्कुल सही। सेल्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ सेल कीप्स इट्स केमिकल कंपोजिशन स्टडी विद इन इट्स बाउंड्री। तो हम लोगों ने पीछे देखा था कि किस तरह सेल मेम्ब्रेन उस सेल को रोक के रखता है, और उसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वगैरह होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से तो होता है, लेकिन सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की मर्जी से, मतलब अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं हो सकता है, और वो एक लिमिटेड रेंज में होगा, मतलब कहीं ना कहीं जो केमिकल कंपोजिशन है सेल की वो कांस्टेंट रहती है। तो ये भी सही हो गया। और ये जो है सेल आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका ये भी एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है। और ये वाला जो है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा ए, दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगला सवाल है, स्पेसिएशन ऑफ सेल्स सॉरी स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स इज यूजफुल फॉर ऑर्गेनिज्म। असर्शन है, रीजन है, इट इंक्रीजेज ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। समझ लीजिए, मेरे हाथ की जो मसल्स हैं ये स्पेशलाइज हो गए हैं किसी चीज को पकड़ने के लिए या फिर उठाने के लिए, तो क्या मुझे इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है? क्या मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। तो ये हो जाएगा स्पेशलाइजेशन। क्या यूजफुल होता है? हाँ भाई, यूजफुल तो होता है, तो ये सही है। उसके बाद फिर इट इंक्रीजेज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हाँ तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन से ही एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो आंसर आएगा इसका ए। अगला सवाल, द नंबर ऑफ सेल्स इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ बॉडी। मान लीजिए मेरे अंदर 1,00,000 सेल है और एक अमीबा के अंदर 1 सेल है, तो अमीबा मुझसे बड़ा होगा? नहीं ना, तो ये गलत हो गया। और इसका जो ये होगा, ये हो गया गलत, और इसका जो वाइस वर्सा है वो सही होगा, मतलब जिसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा बड़ा होगा। अगला सवाल है,
ऑल सेल्स ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड आर अलाइव। तो क्या जितने सेल हमारे बायोलॉजी के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं क्या सारे लिविंग हैं? तो इसका आंसर भी होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो पहला सेल जो डिस्कवर हुआ था वो एक्चुअल में एक डेड सेल था, मतलब हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कुछ डेड सेल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों हो गए रॉन्ग, आंसर आएगा डी। अगला सवाल है, सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं मिलती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो एनिमल सेल्स आर कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो क्या एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है? एनिमल सेल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, और ये भी बिल्कुल सही है। क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? सोचो सोचो। तो इसका आंसर आएगा यस। ये इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस तरह एक एनिमल सेल में बाहर में सेल मेम्ब्रेन है और वही उसको डिलिमिट कर रही है, और इसी कारण से उसमें कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये काफी अच्छा सवाल लगा था मुझे। अब हम लोग एक फाइनल रिकैप लेंगे और कंप्लीट चैप्टर को समअप कर रहे होंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा मैं क्या सरप्राइजेस आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं विद बायोलॉजी। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है बायो, दूसरी है लॉजी। लॉजी मतलब हो गया लॉजिक, बायो मतलब हो गया लिविंग, और ये हो गई स्टडी ऑफ लिविंग एंड देयर प्रोसेसेस विच मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अलग अलग अप्रोचेस पे। इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, और जब हम उसको पूरे ऑर्गेनिज्म को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। और जो हम लोग प्रोसेस या फिर प्रोसीजर यूज कर रहे थे, जो कि हम लोग यूज कर रहे थे अप्रोच रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी में, वो थी फिजिको केमिकल अप्रोच, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स को यूज करके बायोलॉजी को समझ रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा GN रामचंद्रन के बारे में, जो कि एक बहुत अच्छे बायोलॉजिस्ट रहे हैं, और इन्होंने कोलेजन प्रोटीन का ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया था, और ये बायोपॉलीमर के कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे थे, मतलब 3D स्ट्रक्चर पे। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह इनका इंटरेस्ट आया लिनस पॉलिंग के कारण, जो कि खुद अल्फा और बीटा शीट्स पर काम कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने चेक किया कि सेल क्या होता है। सेल को हम लोगों ने देखा कि वो एक फंडामेंटल यूनिट होती है और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। फंडामेंटल इसलिए होती है क्योंकि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ मैटर है, जो कि सारे प्रोसेसेस को अपने दम पे इंडिपेंडेंटली कर सकती है और अपनी सर्वाइवल को मैनेज कर सकती है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि क्या एक सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो हाँ कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में अगर हम लोग मल्टी सेलुलर से एक स्पेशलाइज्ड सेल निकाले, जैसे मसल का एग्जांपल दिया था मैंने, तो वो इंडिपेंडेंटली ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और फिर वो उसकी थोड़ी देर में डेथ हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा सेल थ्योरी के बारे में, और उससे पहले हम लोगों ने हाइपोथेसिस और थ्योरी के बारे में समझा। सेल थ्योरी में हम लोगों ने देखा कि मेथियास्ट्रीडन और थियोडोरे श्वान, याद रखने का तरीका कि मेथी मतलब होता है एक सब्जी होती है मेथी, और इसलिए वो प्लांट से आती है, तो वो हो गए बॉटनिस्ट, और ये हो गए जो बच गए वो हो गए जोलॉजिस्ट, और दोनों कहाँ से थे? जर्मनी से थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जो जर्मन बॉटनिस्ट थे उन्होंने देखा कि अलग अलग जो टिश्यूज हैं उसमें अलग अलग टाइप के सेल्स यूज हो रहे हैं प्लांट्स में। और फिर वही जो थियोडोरे श्वान थे, इन्होंने देखा कि एनिमल्स में जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर प्लांट्स की बात करें तो उनमें एक एक्स्ट्रा लेयर सेल वॉल दिखाई दी उन्हें। उसके बाद फिर इन्होंने हाइपोथेसिस दी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल और उनके प्रोडक्ट्स के मिलकर बने हैं। और इसके बाद फिर लेकिन इन्हें अभी ये भी नहीं पता था कि किस तरह से नए सेल्स बन रहे हैं, जिसको कंप्लीट करने के लिए आए रुडोल्फ विर्चो इन 1855, और इन्होंने बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब ओल्ड सेल्स जो होते हैं उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं। इतना हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि क्या क्या डिस्कवरीज हुई, जिसमें हम लोगों ने देखा कि डेड सेल को ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने, लाइव सेल को ऑब्जर्व करा था एंटोन वैन ल्यूनहॉक ने, और फिर न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करा था रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ पे होता है हमारा आज का टॉपिक खत्म, रिकैप भी समाप्त होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ MCQs देखे। अब ये रहा आपका सरप्राइज। अब हर 2 लेक्चर के बाद आपको फ्री में एक DPP मिलेगी, और उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको एक लिंक अटैच मिलेगी, जिससे आप उसकी वीडियो सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एक लाइक करके जाना, और अगर वैल्यू ऐड हुई हो, आपके कंटेंट में कुछ हेल्प हुई हो, तो कमेंट्स में जरूर से ड्रॉप करना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए